Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is gravitation. This is the very new chapter, grand beginning of unit 6. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेविटेशन। और अगर हम थोड़ा सा डीपली बात करें तो हम इस वर्ड के साथ एक वर्ड और यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। हम सबको पता है कि हमने इसके साथ एक वर्ड और लगाना होता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे पहले भी हमने कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात ये है कि फील्ड वर्ड हम यूज कहां पे करेंगे, ये फील्ड वर्ड हम कहां पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं फील्ड वर्ड कहां पर यूज होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा सबसे पहली बात है ये फोर्स के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? फोर्स के साथ। इस नेचर में जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था फोर्स, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद जो इन्वेंशन हुई थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो थर्ड इन्वेंशन हुई थी वो था न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो कैसे है ये देखते हैं इसको। मैं पहले भी तो एक दो बार इन चीजों पे डिस्कस कर चुका हूं। हमारे पास दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक है कांटेक्ट फोर्स और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स बेटा वो फोर्स होता है जो तुम लगा सकते हो। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसको टच करके ही फोर्स लगा पाओगे विदाउट मेकिंग कांटेक्ट। बिना कांटेक्ट बनाए तुम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। तो जो फोर्स तुम लगा रहे हो वो कौन सा फोर्स है बेटा? कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कांटेक्ट बनाने का या कांटेक्ट बनाने की नीड नहीं होती, वो विदाउट मेकिंग कांटेक्ट भी फोर्स लगा सकते हैं। जैसे मैग्नेट है, ये अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, दैट इज द नॉर्थ, दैट इज द साउथ, और यहां पर एक आयरन नेल रख देता हूं, ठीक है, एक कील रख दिया, तो मैं क्या देखता हूं कि ये आयरन नेल और मैग्नेट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्टलेस, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर भी ये मैग्नेट आयरन नेल के ऊपर फोर्स लगाकर उसको अट्रैक्ट कर रहा है। विदाउट मेकिंग अ कांटेक्ट इट कैन अट्रैक्ट इट्स आयरन नेल। अगर वो इस आयरन नेल को अट्रैक्ट करता है और कोई भी कांटेक्ट नहीं बना रहा, तो वो कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब बेटा इसके बाद का जो पॉइंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन कांटेक्ट फोर्स के साथ हमेशा वर्ड लगता है फील्ड। जो उनसे फोर्स को किसी कांटेक्ट की नीड नहीं है, कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाने की नीड नहीं है, फिर भी वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और हर नॉन कांटेक्ट फोर्स के साथ वर्ड लगा दिया जाता है फील्ड फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का ही दूसरा नाम होता है बेटा फील्ड फोर्स। इनको फील्ड फोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके चारों तरफ इनका एक फील्ड बन जाता है कि अगर ये फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर चला जाएगा तो वो उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब है फील्ड फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट इसमें? एक सेकंड होल्ड रखना बेटा। यस नाउ चलिए, तो बेटा तुम्हें ये वर्ड समझ आ गया कि हमें फील्ड वर्ड कब यूज करना है। फील्ड वर्ड हमें तब यूज करना है जब नॉन कांटेक्ट फोर्स होंगे। अब ग्रेविटेशन इज आल्सो अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे है?
अगर मैं इस चौक की बात करता हूँ तो इस चौक को जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो चौक अपने आप नीचे की तरफ जाएगा। तो हमको ये तो सबको पता है कि इसको अर्थ ने अट्रैक्ट किया। ये हम बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि जैसे ही मैं इस चौक को छोड़ देता हूँ तो ये नीचे की तरफ आता है। अगर ये नीचे मूव करता है तो हम सबको पता है कि कोई ना कोई फोर्स तो इसके ऊपर लगा, लेकिन उस फोर्स का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है इसके साथ। अगर अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो अर्थ और चौक के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है। अगर कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो ये कौन सा फोर्स हुआ बेटा? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हुआ। अगर ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है तो हम इसको क्या बोलेंगे? फील्ड फोर्स। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स। ठीक है, तो वर्ड कौन सा लगता है इसके साथ? ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड का मतलब सबको समझ हो गया, सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो बेटा। से इज इट क्लियर टू ऑल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फील्ड? फील्ड वर्ड क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड बनता कैसे है। तो आंसर है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा। सिर्फ मास होना जरूरी है। अगर एक ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा और उस फील्ड को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। जो सा फील्ड मास के चारों तरफ बनता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ध्यान से सुनना, जो सा फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो सा फील्ड चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ बनेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है मैग्नेट, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड का जो सोर्स होता है वो होता है मास। ठीक है, मास इज द सोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं बेटा जहां पर मुझे। तो अब हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है? हमने पढ़ना है ग्रेविटेशन। अगर हम ग्रेविटेशन पढ़ना चाहते हैं तो ग्रेविटेशन फील्ड है ये हमको पता लग गया, क्योंकि ग्रेविटेशन जो फोर्स लगाता है वो बिना कांटेक्ट के लगाता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशन फील्ड बनता कैसे है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन? तो वो सोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड आंसर है मास। अब जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, तो वैसे तो ये बोलना ही गलत है जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा। अगर तुमने वर्ड ऑब्जेक्ट बोल ही दिया तो मास तो उसके पास होगा ही होगा। ठीक है, अगर मास ही नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट ही क्यों होगा? फिर तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। देखो नेचर में दो चीजें होती हैं, या तो मास होता है या एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी को मैं ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकता। ठीक है, एनर्जी को हम ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, और क्योंकि उसके पास मास नहीं है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके पास मास होगा। अगर मैं एक चौक की भी बात करता हूँ, एक सिंगल चौक, इस चौक के पास भी मास है, अगर इसके पास मास है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड बन रहा होगा, तो आंसर है डेफिनेटली बन रहा होगा कि उसके पास मास है। कौन सा फील्ड बन रहा होगा? आंसर क्या? उस फील्ड का नाम क्या है? तो नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा होगा। पॉइंट क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट भी सुन लो बेटा इसके साथ साथ, जो थोड़ा सा बेसिक सा पॉइंट है कि अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है वो दूसरे ग्रेविटेशनल फील्ड पर ही फोर्स लगाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन पे फोर्स नहीं लगाएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं लगाएगा। ऐसा ही होता है कि अगर एक मैग्नेट है तो वो मैग्नेट पे ही फोर्स लगा सकती है, वो किसी चार्ज पर या मास पर फोर्स नहीं लगा सकती। तो एक दूसरे के साथ ये इंटरफेयर नहीं करते। जब तक इनकी नेचर सेम नहीं होती तब तक ये फोर्सेस नहीं लगाते। ठीक है, अगर एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब उनकी नेचर सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ ने इस चौक को अट्रैक्ट किया। क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि अर्थ के पास भी मास है और चौक के पास भी मास है। फिर ये चौक अट्रैक्ट हुआ अर्थ की तरफ क्योंकि मास ने मास को अट्रैक्ट किया। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर हम ये कहते हैं कि चौक ने अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लिया? क्योंकि चौक का मास कम है, अर्थ का मास ज्यादा है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो रहे हैं कि मास मास पे ही फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशन फील्ड पे ही फोर्स लगाएगा। ये एक दूसरे में इंटरचेंज या इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेचर सेम होनी चाहिए फोर्सेस के लिए। ये हमेशा चेक कर लिया करो कि अगर चार्ज पे फोर्स देख लो तो चार्ज पे ही फोर्स लगेगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, एक चार्ज मैग्नेट पे फोर्स नहीं लगा सकता। तो ये बेटा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आई होप सबको क्लियर है कि मास मास में ही फोर्स लगाता है।
अब हम बेटा सारा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, मास से, क्योंकि हमारा टॉपिक चलेगा अब ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूँ, और अगर बुक आए तो हम जरूर उसको कवर अप भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कवर अप होते जाते हैं, जैसे जैसे तुम्हें डेरिवेशंस के फॉर्मूलाज मिलते जाते हैं, तो तुम उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना, मैं बताता रहूंगा क्वेश्चन नंबर्स। तो ग्रेविटेशन फील्ड की एनसीईआरटी को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, तुम्हें अपने लेवल पे भी उसको कंप्लीट करना होगा। चलिए बेटा आगे करते हैं, एक डेरिवेशन करते हैं, ऑल टीचर। यस नाउ अब जो डेरिवेशन है वो क्या है, हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये बेटा हमें पढ़ना है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इसको लिखते हैं हम कैपिटल जी से, इसे लिखते हैं, ये ग्रेविटी नहीं है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब बेटा इसको करना कैसे है, इसके लिए देखो ध्यान से, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट लिए, दो ऑब्जेक्ट लिए 1 और 2, इनको जब भी तुम डिस्टेंस को मेजर करोगे तो सेंटर टू सेंटर करेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होता है, इसकी बाउंड्री से डिस्टेंस को मेजर नहीं करेंगे, सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस को मेजर नहीं करेंगे, डिस्टेंस को मेजर सेंटर से सेंटर ही करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए दैट इज द 1, दैट इज द 2, सेंटर टू सेंटर हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो सबसे पहले जो इन्वेंशन की थी बेसिकली, देखिए इसके अंदर केपलर्स लॉ भी आते हैं, केपलर की कुछ डेफिनेशन है, बट वो लॉज फेल हो गए थे केपलर्स लॉ, ठीक है, वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, मैं थोड़ा हिंट दूंगा केपलर्स लॉ का, क्योंकि उसका एक फार्मूला है, जो थर्ड केपलर्स लॉ है उसका एक फार्मूला है जो हमारा r² = r3, तो वो हमारा न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। बेसिकली केपलर्स लॉ फेल हो गए थे, तो उसके आगे जो स्टडी की थी ग्रेविटेशन की, वो न्यूटन ने की थी। तो ये बेटा जो डेरिवेशन है ये न्यूटन की डेरिवेशन है, तो न्यूटन ने कैसे इस चीज को ऑब्जर्व किया था, कैसे इन्वेंट किया था इस चीज को, तो देखते हैं। उन्होंने ये चेक किया था कि अगर मैं ये एक मास m1 ले रहा हूँ और एक मास m2 ले रहा हूँ, दोनों मास होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक मास ले लो और एक मैग्नेट ले लो या एक चार्ज ले लो, दोनों मास होने चाहिए। अब ये मास इस पर और ये मास इस पर कितना फोर्स लगाएगा, कितने फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा। हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है। मास एक दूसरे, जो ये मास और ये मास है, ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, कभी रिपेल नहीं करेंगे। जैसे चार्जेस रिपेल कर देते हैं, मैग्नेट के सेम पोल रिपेल कर देते हैं, मास कभी भी रिपेल नहीं करता, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। और आंसर है क्यों अट्रैक्ट करता है, तो आंसर है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलिए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स है इनके बीच में, ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास 1 और मास 2। अगर मैं इसमें से किसी मास को कम या ज्यादा करता हूँ, जितना मास कम करता हूँ उतना फोर्स कम हो जाता है, कोई भी एक मास को। अगर इनमें से किसी मास को डबल करता हूँ तो मेरा फोर्स डबल हो जाता है। तो उन्होंने 2-4 बार इन्वेंशन करी, 2-4 बार एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा फोर्स है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। चलिए फिर दोबारा कुछ ऑब्जर्वेशन की गई, तो उस ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि अगर मैं डिस्टेंस को डबल या हाफ करता हूं तो मेरे जो फोर्स है उस फोर्स पे कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि उसका जो हमने आंसर निकाला था वो आया r²। मतलब कहेगा कि अगर मैं डिस्टेंस को डबल करता हूं तो मेरा जो फोर्स है वो सिर्फ हाफ नहीं हो जाता बल्कि 4 टाइम्स कम हो जाता है, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाता है। अगर मैं इस डिस्टेंस को 3 टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो मेरा फोर्स सिर्फ 3 टाइम्स डिक्रीज नहीं होता, मेरा फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है।
तो फिर इसलिए हमने इसके फॉर्मूले में 1/r का स्क्वायर किया कि डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। समझ आया? अब ये इन सिचुएशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा था एक्सपेरिमेंट, तो फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया, f को कंबाइन करके लिखा गया m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया मैंने, यहाँ पर आ गया कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बेटा अब यहाँ पर बच्चा आगे थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है? अगर ये डेरिवेशन पूछ ली जाती है, ठीक है, एक सिंपल सी डेरिवेशन है, अगर ये पूछ भी ली जाती है डेरिवेशन, तो इसमें क्या रहेगा डेरिवेशन के अंदर कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर तुमसे पूछा गया तो नहीं कर करोगे। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुमसे पूछा जा रहा है, g अगर तुमसे पूछा जा रहा है, तो g को यहां से निकाल लो, तो g का फार्मूला बना लो यहां से f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ठीक है, तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द g? g का SI यूनिट बताइए बेटा क्या होगा? g का SI यूनिट कैसे निकालोगे? फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। यस नो, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द g? g का यूनिट यहां से निकाल लो बेटा, और फोर्स का यूनिट हमें पता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट बात करें, फोर्स का यूनिट सेम होता है न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे भी फोर्स आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही रहेगी, तो इसका यूनिट आएगा न्यूटन। g का जो यूनिट होगा न्यूटन। देखो फोर्स की जगह पे न्यूटन, r की जगह पे न्यूटन स्क्वायर, मास की जगह पे kg का स्क्वायर, तो g का यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा g का SI यूनिट आ गया। अब वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी है इसकी, वैल्यू ऑफ g, तो इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, और ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो कंप्लीट यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, कहीं पर भी चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अर्थ पर से तुम मार्स पे चले गए तो चेंज हो जाएगी, नहीं, प्लेनेट टू प्लेनेट भी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। दैट इज व्हाट इट इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वैल्यू है इसकी लिख लीजिएगा 6.67 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी। चलिए, तो ये हमारी स्टार्टिंग की ग्रेविटेशन की, तो तुम्हें कुछ समझ आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसके साथ फील्ड वर्ड क्यों लगाया जाता है, ये तुम्हें समझ आया, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स मास पे डिपेंड करता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स का कॉज है वो मास है, और ये मास पर ही फोर्स लगा सकता है, और हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये भी देखा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे बेटा, ये न्यूटन ने किए थे, इससे पहले केपलर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे, लेकिन उनके कुछ लॉज फेल हो गए, ठीक है। तो इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, तो उस स्टोरी को कभी बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट से पहले आर्यभट्ट के बाद गैलीलियो, गैलीलियो के बाद आए हमारे केपलर। तो बेसिकली क्या था कि सारे ये इन्वेंशंस हमारे इंडियन इन्वेंशंस थे, जो आर्यभट्ट ने इन इन्वेंशंस को किया था, क्योंकि प्लैनेटरी की उनको काफ़ी नॉलेज रहती थी आर्यभट्ट को। तो आर्यभट्ट लेकिन उससे अपने इन इक्वेशन वगैरह को वो पेटेंट नहीं करवा पाए थे, तो उनके इक्वेशंस को केपलर ने अपने नाम से पेटेंट करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद न्यूटन ने भी आर्यभट्ट की ही इन्वेंशंस में से कुछ और इन्वेंशंस करी। तो बेटा इन्होंने जो अपने नाम पे पेटेंट करवाया था, तो हमें इन्हीं को ही पढ़ना है, इन्हीं को हमें समझना है, तो हमें इन्हीं का नाम लिख के आना है, हमें आर्यभट्ट का नाम नहीं लिखना, ठीक है। तो ये है बेटा न्यूटन का सबसे पहले डेरिवेशन, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में सबसे पहले इन्वेंट होने वाला जो फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। चलिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था हमारा ग्रेविटेशन का और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। इसके बाद हमें इसकी अलग अलग फॉर्म्स पढ़नी है, वेक्टर फॉर्म्स क्या है, सुपरपोजिशन फॉर्म्स क्या है, तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी, और इसके फिर आगे डिफरेंट और मेथड्स हैं, तो वो करेंगे कल की क्लास में, ठीक है बेटा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।